Hello guys, this is Nirmal. Today I will discuss on the topic of female gamete cell. It's called ovum. तो आज की क्लास के अंदर हम ओवम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. What are the structure of ovum and different types of the membrane and also the function of these membrane and also including the all important parts or organelles of the ovum. यानी कि ओवम के हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन. अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ओवम को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गैमेट सेल एंड ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी oocyte. फीमेल गैमेट सेल या सेकेंडरी oocyte के नाम से भी इसको हम जानते हैं. ओवम की बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है? नॉन क्लेडोइक. अब अगर हम बात करते हैं नॉन क्लेडोइक की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन क्लेडोइक? तो नॉन क्लेडोइक की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल वर्ड सैक को लेते हैं, यानी कि पक्षियों के अंडों को लेते हैं, और उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि एक हार्ड और टफ कवरिंग देखने को मिलती है. तो इस टाइप के जितने भी एग्स होते हैं वो सारे के सारे क्लेडोइक कैटेगरी के अंदर आते हैं, और जिसके ऊपर आप ये कवरिंग एब्सेंट होती है वो नॉन क्लेडोइक में आते हैं. देन आफ्टर इसके अंदर एग यॉक भी, यानी कि ओवम के अंदर एग यॉक भी क्या होता है? एब्सेंट होता है. इसीलिए एब्सेंट होता है या फिर ऑलमोस्ट नील होता है, तो इसीलिए इसको माइक्रोलेसिथियल या फिर अलेसिथियल भी बोला जाता है. अलेसिथियल सेल भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या है? एग यॉक एब्सेंट होता है या प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसीलिए इसको माइक्रोलेसिथियल या फिर अलेसिथियल भी बोलते हैं. इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके शेप की, तो शेप इसका राउंडेड होता है. और अगर हम साइज की बात करते हैं तो ओवम का जो साइज देखने को मिलता है आपको 130 माइक्रोन. इसका ये जो साइज है 130 माइक्रोन साइज होने की वजह से ओवम क्या होता है? लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. एंड ऑल्सो फीमेल. वन 130 माइक्रोन होने की वजह से क्या होता है? ये लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड ऑल्सो फीमेल बॉडी. इसके साथ ही 130 माइक्रोन का साइज है, दैट मीन्स इट इज़ अ लार्जेस्ट सेल. तो अगर हम बात करते हैं फीमेल के अंदर तो आपको देखने को मिलता है ओवम, और वहीं पर अगर हम मेल की बात करते हैं, मेल के अंदर अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें हम तो वो देखने को मिलेगा आपको न्यूरॉन, जिसका साइज होता है 100 माइक्रोन. 100 माइक्रोन आपको साइज देखने को मिलता है न्यूरॉन का. किसके अंदर? मेल के अंदर. इन दोनों के ही अंदर, फीमेल और मेल के अंदर अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें वो है आपका प्लेटिलेट. प्लेटिलेट्स जिसका साइज होता है 2 to 3 माइक्रोन. यानी कि अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी या फिर फीमेल बॉडी, तो वो आपको देखने को मिलेगा क्या? ओवम, जिसका साइज 130 माइक्रोन है. और अगर हम बात करते हैं मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल,
तो वो है आपका न्यूरॉन, जिसका साइज़ आपको 100 माइक्रोन देखने को मिलता है। और दोनों के अंदर ही स्मॉलेस्ट सेल के रूप में देखने को मिलते हैं आपके प्लेटिलेट्स, जिसका साइज़ होता है 2 to 3 माइक्रोन। इसके साथ ही एक चीज़ और देखते हैं इसके अंदर, अगर हम इसके नेचर की बात करते हैं, इसका ओवम का नेचर, तो वो किस टाइप का होता है, ये अपने आप में एक हैप्लॉइड सेल है। यानी कि इसको हम एन टाइप सेल भी बोलते हैं, एन सेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमको क्या है, ओनली 23 क्रोमोसोम्स ही देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको हैप्लॉइड सेल या फिर एन सेल के नाम से भी जाना जाता है। देन आफ्टर बात करते हैं हम स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डायग्राम ऑलरेडी हमने यहाँ पर बना दिया है और ऑलरेडी लेबल भी कर रखा है, इससे हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो सबसे पहले इसका आउटलाइन पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, सारे पॉइंट्स को क्या क्या इसके आपको अंदर देखने को मिलेगा, फिर उनको ब्रीफली डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेम्ब्रेन्स। तो इसके अंदर आपको 3 मेम्ब्रेन्स देखने को मिलती हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो है आपकी कोरोना रेडिएटा। सेकेंड लेयर की बात करें, फर्स्ट वन आउटर मोस्ट, दिस वन इज कोरोना रेडिएटा, जो कि आपको सबसे बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके तौर पर देखने को मिलती है। सेकंड अगर बात करते हैं, दिस वन इज जोना पेलिसोइडा। थर्ड बात करते हैं हम विटालाइन मेम्ब्रेन। थर्ड वन इज विटालाइन मेम्ब्रेन। और अगर हम फोर्थ बात करें तो आपको विटालाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलिसोइडा के बीच में एक स्पेस देखने को मिलता है, जिसे बोला जाता है पेरीविटालाइन स्पेस। पेरीविटालाइन स्पेस। इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर एक न्यूक्लियस और सेल के अंदर देखने को मिलता है, जिसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म या फिर ऊप्लाज्म। या फिर इसे आप ऊप्लाज्म भी बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म और ऊप्लाज्म, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, ये डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, इनको बोला जाता है कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स। कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स आपको देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ओवम। अब इन सारे ही पार्ट्स के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसके लेयर्स के बारे में, और जिसमें से सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर की बात करेंगे, जो कि है आपकी कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा की बात करें हम तो दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिल रहा है। ये क्या है, सबसे बाहर की लेयर है या फिर मेम्ब्रेन है। outermost layer, it is formed by फॉलिकुलर सेल्स। ये किससे मिलकर के बनी हुई होती है, ये फॉलिकुलर सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। जो कोरोना रेडिएटा है इट इज़ मेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स। ये फॉलिकुलर सेल्स एक साथ में आते हैं, जॉइंट करते हैं और एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। और इनके बीच में जो सेल्स के बीच में जो जॉइंट होता है वो किसकी वजह से होता है, तो दीज सेल्स आर attach
to one another cells with the help of hyaluronic acid। यानी कि ये जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में किसकी वजह से जुड़ी रहती हैं या फिर ज्वाइन कर पाती हैं, वो है आपका हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड की हेल्प से दीज सेल्स आर अटैच टू वन अनदर और ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलता है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो ये जो सेल्स हैं ये आपको कैसे देखने को मिलते हैं, ये रेडियल मैनर में देखने को मिलते हैं, ना कि रेगुलर। जैसे कि यहाँ पर आपको मल्टीलेयर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर मल्टीलेयर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको मल्टीलेयर और कहीं कहीं पे आपको सिंगल या डबल लेयर भी देखने को मिल रहा है। तो दीज सेल्स आर अरेंज इन रेडियल मैनर, नॉट रेगुलर। लास्टली अगर इसके हम फंक्शन की बात करते हैं, जो कोरोना रेडिएटा का फंक्शन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, सप्लाई वाइटल प्रोटीन्स टू सेल। यानी कि ये क्या कर रहा है, वाइटल प्रोटीन्स को सप्लाई करने का काम भी करती है सेल के अंदर। तो दिस इज अ कोरोना रेडिएटा। देन आफ्टर सेकंड लेयर के बाद में सेकंड लेयर के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका जोना पेलिसोइडा। तो अगर हम जोना पेलिसोइडा के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जस्ट बिलो कोरोना रेडिएटा। ये जो कोरोना रेडिएटा की लेयर है इसके नीचे आपको ये जो लेयर देखने को मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द जोना पेलिसोइडा। तो अगर इसकी पोजीशन की बात करते हैं हम तो इट इज जस्ट बिलो कोरोना रेडिएटा। यानी आपको ये कहाँ देखने को मिलती है, कोरोना रेडिएटा के जस्ट नीचे। और ये जो लेयर है ये किस प्रकार की होती है, थिन और ट्रांसपेरेंट, थिन एंड ट्रांसपेरेंट टाइप की आपको ये लेयर देखने को मिलती है। यानी कि जो जोना पेलिसोइडा है दिस इज अ थिन एंड ट्रांसपेरेंट लेयर। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये क्या करती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स का क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि ये स्पर्म है, तो जैसे ही फर्स्ट स्पर्म कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आता है तो हमने इस कोरोना रेडिएटा के बारे में जब स्टडी किया था तो इसके बारे में बताया था कि ये फॉलिकुलर सेल से मिलकर के बनी हुई है और इसके बीच का जो बॉन्ड होता है या सेल्स होती है जो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहती हैं वो हाइलुरोनिक एसिड की वजह से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहती है। तो जो स्पर्म है, स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड द एक्रोसोम। इसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है आपका हाइलुरोनिक डेज एंजाइम। यानी कि हाइलुरोनिक डेज एंजाइम इसके अंदर देखने को मिलता है। तो जैसे ही ये किसके कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या कर देगा, हाइलुरोनिक डेज एंजाइम एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं जो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हैं हाइलुरोनिक एसिड के साथ में, तो वो उस एसिड को क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करने का काम करता है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और ये स्पर्म क्या कर पाता है, इनको पेनिट्रेट करके यहाँ तक पहुँच पाता है। यानी कि ये जोना पेलिसोइडा तक
पहुंच पाता है। तो जैसे ही ये जोना पेलिसोडा पे पहुंचता है तो इसके अंदर से, स्पर्म्स के अंदर से क्या होता है, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स किसके अंदर से, स्पर्म के अंदर से रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। कब, जब जैसे ही ये किस पे पहुंचता है, जोना पेलिसोडा के कांटेक्ट में आता है, तो स्पर्म से क्या होगा, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये क्या करता है, जोना पेलिसोडा के जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये किस पे काम करते हैं, एक प्रकार के लॉक एंड की मैकेनिज्म पर काम करते हैं। अब ये लॉक एंड की क्या है, तो इसको अगर हम समझेंगे तो सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर ओवम के कांटेक्ट में किसी भी अदर स्पीसीज का स्पर्म आता है तो वो क्या करेगा, जोना पेलिसोडा को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जोना पेलिसोडा क्या करती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स रिलीज कर रही है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करते हैं, इस स्पर्म की पेटेंसी को चेक करते हैं। यानी कि ये स्पर्म ह्यूमन बीइंग का है या फिर किसी अदर स्पीसीज का, तो इसकी पेटेंसी को चेक करेंगे। और ये पेटेंसी किसकी वजह से चेक होती है, इन फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स की वजह से। तो अगर स्पर्म से फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स रिलीज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो लॉक है, ये जो बैरियर है, ये क्या करेगा, ये इसको ये की मिल जाता है और ये ओपन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये जोना पेलिसोडा को भी पेनिट्रेट करके ये इसके अंदर आ पाता है। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं तो ये जो जोना पेलिसोडा है ये क्या करती है, इट प्रिवेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जोना पेलिसोडा का एक और फंक्शन है, वो क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को क्या करती है, ये प्रिवेंट करने का काम करती है। और कैसे करती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, क्योंकि इट इज़ अ फर्स्ट एंड लास्ट generative and degenerative membrane। यानी कि जो जोना पेलिसोडा है ये क्या होती है, ओवम में सबसे फर्स्ट क्या होती है, बनना स्टार्ट होती है, और ये सबसे लास्ट तक क्या करती है, स्टे करती है। या फिर इसका जो डीजनरेशन है सबसे लास्ट में होता है, जब तक कि ओवम पूरी तरह से क्या हो जाता है, फर्टिलाइज होकर के इम्प्लांट नहीं हो जाता यूट्रस के अंदर। तो इसीलिए क्या करती है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का काम करती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द जोना पेलिसोडा। देन आफ्टर बात करते हैं थर्ड लेयर इज कॉल्ड द विटालाइन मेम्ब्रेन। अगर हम विटालाइन मेम्ब्रेन की बात करें तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ये क्या है, सबसे अंदर वाला लेयर है, दिस वन इज कॉल्ड द विटालाइन मेम्ब्रेन। तो ये कहा जा सकता है इट इज़ अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ ओवम। ये क्या है, ओवम की सबसे अंदर वाली लेयर है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ओवम। इसके साथ ही बात करें तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। यानी कि
इसके फंक्शन की अगर हम बात करते हैं विटालाइन मेम्ब्रेन की, तो ये क्या करती है, कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस, यानी सब्सटेंसेस जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन से सब्सटेंसेस की एंट्री होगी और कौन से सब्सटेंसेस का बाहर आना है या फिर एग्जिट कराना है, ये कंट्रोल करने का काम किसका है, विटालाइन मेम्ब्रेन का। इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें, ये होता है आपका 1 to 3.5 माइक्रोन। आपको इसकी थिकनेस कितनी देखने को मिलेगी, 1 to 3.5 माइक्रोन थिकनेस देखने को मिलती है। तो दिस इज अ विटालाइन मेम्ब्रेन। देन लास्टली बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म या फिर ऊप्लाज्म। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो इसके अंदर हमको पोलैरिटी देखने को मिलती है। पोलैरिटी की अगर बात करें तो जैसे ही कोई भी स्पर्म इस सारे मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट करके साइटोप्लाज्म में पहुंचता है, तो साइटोप्लाज्म में पोलैरिटी होने की वजह से ये उस स्पर्म को क्या करता है, अपने अंदर खींच लेता है। इसके साथ ही ओवम के साइटोप्लाज्म में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ये नेचर में किस टाइप का होता है, ये हैप्लॉइड कैटेगरी का होता है। दैट मीन्स यानी कि ये एन टाइप, यानी इसके अंदर आपको केवल 23 क्रोमोसोम ही देखने को मिलते हैं, यानी कि ओनली 23 क्रोमोसोम्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और ये जो न्यूक्लियस है वो किस टाइप का होता है, ई सेंट्रिक। यानी कि ये साइटोप्लाज्म में आपको सेंटर में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको साइड में देखने को मिलता है, यानी सेंटर से थोड़ा सा मेम्ब्रेन्स की तरफ आपको देखने को मिलता है। तो दैट्स इज ऑल अबाउट द ओवम। ओवम के हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में आज हमने अपनी क्लास के अंदर डिस्कस किया है। जैसे उसका स्ट्रक्चर हो गया, डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हो गया, फंक्शंस के साथ में, और उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो अगर इस टॉपिक से संबंधित कुछ भी हमसे मिसिंग आउट हो गया हो तो आप हमको कमेंट करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। और आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।